Good morning, students. In today's class, we will discuss strategic implications of IT. In the previous class, we have already discussed Porter's 5 forces in business strategy. There are 3 forces work as horizontal level and 2 forces work at vertical level. The 3 forces are product and service, rivals, and new entrants. These are the horizontal forces according to Porter's value chain system. And 2 are vertical. Verticals are bargaining of supplier, bargaining of customers. तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पोर्टर 5 वैल्यू को कंसीडर करके 5 फोर्सेस को कंसीडर करके हम अपनी स्ट्रेटजिक इंप्लीमेंटेशन करेंगे बिजनेस में. अगर हम वो फोर्सेस कंसीडर कर लेंगे तो हम इम्प्लीमेंटेशन अपने बिजनेस में कर सकते हैं टू गेन हाई प्रोडक्टिविटी, गेन प्रॉफिट एंड रिड्यूस सम रिस्क. सो टुडे क्लास वी स्टार्ट स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ आईटी. अगर हम आईटी का यूज कर रहे हैं, आईटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में, तो कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं और क्या क्या इसमें बैरियर्स आएंगे और क्या बेनिफिट्स आएंगे. ठीक है, तो आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे और इंटर ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक एक्सेस या और ग्लोबलाइजेशन को. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनिशियली यूज्ड फॉर ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज फॉर intra-organization system, inter-organization system, and public access network. Okay, so you can already discuss in networking protocol and networking infrastructure LAN, MAN and WAN architecture. आपने LAN, MAN और WAN के बारे में पढ़ा होगा नेटवर्किंग में. तो here we discuss intra-organization system, inter-organization system and public access network. तो जब भी हमें ऑर्गेनाइजेशन पे एक इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें मूवमेंट कराना है एक फाइल से दूसरी फाइल को, ईडीआई सिस्टम बेस्ड बनाना है, तो उसके लिए हम एक इंटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को लेंगे, एक सॉफ्टवेयर कंसीडर करेंगे. फिर हमें अपने जहां पे मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जहां पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप है, फिर इसको हमें डॉक्यूमेंट को एक दूसरे बिजनेस या दूसरी स्टेट पे या दूसरे पोजीशन पे ट्रांसफर करना है. इंटर ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करना है, या हमें अपनी आईटी सब्सिडरी से नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है, तो इंटर ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करेंगे. और फिर ग्लोबल रिप्रेजेंट करना है. अगर हमने अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ई कॉमर्स पोर्टल आप देखते हैं, सच वेबसाइट लाइक ई मार्केटिंग, तो ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन आपका प्रोडक्ट का होगा, वो कहलाएगा पब्लिक एक्सेस नेटवर्क. तो द यूज ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैन हैव स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस फॉर स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. आप स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे इसका यूज कर सकते हैं. ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ आईटी इन बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर ई कॉमर्स इज डिफाइंड. It provides the new way to design the organization in new structures. Okay, it provides a new way to design. अब जैसे कहीं भी आपका ऑफलाइन बिजनेस था, ठीक है, या ऑफलाइन मोड पे आप वर्क कर रहे थे. सपोज एक आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा फाइल बेस्ड सिस्टम एंड डीबीएमएस में डिफरेंस. तो वहां पे आपको बताया जाता है कि आप कैसे इसको एडवांटेज पे ले जाएंगे. एक फाइल बेस्ड सिस्टम या पेपर बेस्ड सिस्टम था, उससे आप पेपरलेस इन्वायरमेंट पे ले गए, एक सॉफ्ट इन्वायरमेंट पे ले गए. तो इट प्रोवाइड द न्यू वे टू डिजाइन द ऑर्गेनाइजेशन न्यू स्ट्रक्चर. अब लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफलाइन मोड पे वर्क कर रही थी, अब उसको न्यू स्ट्रक्चर पे डेवलप करने पे हमें कौन से थिंग्स, कौन से स्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा, हमें कौन से इन्वायरमेंट का यूज करना पड़ेगा, कौन सी सर्विसेज का यूज करना पड़ेगा, स्किल्ड वर्कर को हायर करना पड़ेगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेगी. इट क्रिएट न्यू रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर.
कस्टमर और सप्लायर के बीच में एक न्यू रिलेशनशिप भी डेवलप होता है। अब जैसे मैंने एग्जांपल आपको कई बार दिया कि ई कॉमर्स पोर्टल पे डायरेक्ट कस्टमर कंपनी से जुड़ जाता, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेगा, वो फीडबैक देगा, तुरंत उसको रिव्यू भी करेगा और उसको आप बताएंगे कि इतने टाइम पे प्रोडक्ट आपका पहुंच जाएगा। तो ये कहलाएगा क्रिएट न्यू रिलेशनशिप। ऑफलाइन मोड पे क्या होता है, हम कस्टमर के पास जाते हैं या कस्टमर हमारे पास आता है, वो सभी चीजों को बताता है कि ऐसा कर सकते हैं आप, इसमें इतना चेंज कर दीजिए, ये कॉस्ट इसकी ऐसे कर दीजिए। तो वो ऑफलाइन मोड को हटा के हम ऑनलाइन मोड पे वर्क करेंगे। इनेबल द प्रोडक्शन एंड सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब यहाँ पे जो कुछ भी होगा प्रोडक्शन और सर्विसेज वो ईडीआई बेस्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, मूवमेंट ऑफ द फाइल, मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एज ए इलेक्ट्रॉनिक वे। ठीक है। चेंज द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन एंड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। हमारा जो तरीका था कैलकुलेशन का, कॉस्टिंग का, उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है। चेंज द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन एंड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। जो कंप्यूटेशन का प्रोसेस है उसको चेंज करना है। अब ऑनलाइन मोड पे आप जान रहे हैं, जैसे हमें कोई भी बिलिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एग्जाम्पल है आपका, जैसे आपने कहीं पे भी किसी कंपनी में या किसी स्टोर पे गए, बिग बाजार स्टोर पे गए आप, वहां पे कंप्यूटेशन प्रोसेस क्या है आपका, पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर बेस्ड को अपने इंडस्ट्री पे यूज करना। फिर कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ नॉलेज वर्कर्स। ठीक है। हमें वो वर्कर्स, स्किल्ड लेबर्स या स्किल्ड वर्कर चाहिए जो इसकी प्रोडक्टिविटी हाई कर सके और कंट्रीब्यूट कर सके एज ए फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब अगर कुछ पर्सन आज इस सॉफ्टवेयर को सीख लेते हैं तो हम उनको मूव करा दें दूसरे प्रोसेस पे, फिर दूसरे पर्सन इसको सीख लें, ठीक है, लर्न कर लें और उस पर एग्जीक्यूशन मोड पे आ जाए। प्रोवाइड द मैनेजर विथ इलेक्ट्रॉनिक अल्टरनेटिव टू फेस कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। जब भी आपका कोई भी सुपरवाइजर होगा वो कम्युनिकेशन करना चाह रहा है या मैनेजर है, वो इलेक्ट्रॉनिक वे को यूज करे। ठीक है। तो वो हमारा कहलाता है एक ई कॉमर्स पोर्टल। ई कॉमर्स स्ट्रैटेजिक इनपुट। व्हाट आर द स्ट्रैटेजी इनपुट। अब जैसे कोई भी बिजनेस है आपका, क्या वो बिजनेस इस टाइप का है कि वो आईटी को यूज कर पाएगा, ठीक है, और आईटी यूज कर रहा है तो हमें क्या बेसिक पॉइंट्स चाहिए। तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी बिकम एक सेंट्रल कंपोनेंट इन बिजनेस स्ट्रेटजी। इन बिजनेस स्ट्रेटजी input which categorized in three parts. Number one, technology. Number two, business environment. And number three is business capacity. जब भी आप कोई ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पे जाते हैं तो आप खुद एक सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के स्टूडेंट हैं, तो आप जानते होंगे कि फुल्ली टेक्नोलॉजी हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब उस इन्वायरमेंट पे आप क्या लैन मैन वैन किस टाइप का नेटवर्क स्टैब्लिश करना है, कौन से गेटवे यूज करने हैं, फिर हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम लेने हैं, कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेने हैं, कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर लेने हैं, फिर स्किल्ड वर्कर मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है या डीटीपी ऑपरेटर की जरूरत है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको बताना है। ठीक है। नंबर टू, बिजनेस इन्वायरमेंट। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, बिजनेस इन्वायरमेंट। ये आपके सिलेबस पे भी पूछा गया, इसकी स्ट्रेटजी पूछी गई। व्हाट आर द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। नंबर वन इंटरनल, नंबर टू एक्सटर्नल। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या इस टाइप का आपने एस्टैब्लिश किया है या बिजनेस आपका इस टाइप का है जहां पे आप आईटी का यूज कर सके, ठीक है, और आईटी का यूज कर रहे हैं तो मे बी आपके मोर देन 100 यूजर्स होंगे, कस्टमर होंगे जो ग्लोबल रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो अब आप एक रीजन में नहीं रह जाएंगे, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक। फिर बिजनेस कैपेसिटी, आपकी बिजनेस की कैपेसिटी है कि वो इतना यूज कर सके, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर का वो बियर करना पड़ेगा कॉस्ट, हमें स्किल्ड वर्कर को भी बियर करना पड़ेगा, या बिजनेस कैपेसिटी हो। तो वी डिस्कस बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरी। इकोनॉमी,
स्टेट मीन्स प्लेटफॉर्म, इकोनॉमी मीन्स प्रॉफिट और जो भी जितना भी आपका उसमें इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस में उसके अकॉर्डिंग। लेबर, लेबर क्लासिफाइड इन स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड वर्कर्स। कल्चर, कल्चर मीन्स अडॉप्शन दैट न्यू टेक्नोलॉजी इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट। जब हम इस टाइप का कल्चर डेवलप करेंगे कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस पे अडॉप्ट हो जाए, ठीक है, तो वो कल्चर उसको बोला जाता है। जैसे एक किसी भी आप ऑटोमोबाइल कंपनी पे जाइए और एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी पे जाइए तो इन्वायरमेंट अलग होता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट अलग आपका, फुल्ली ऑटोमेटेड वर्क होगा वहां पे। अब इस टाइम भी देख रहे हैं आप वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एज ए सॉफ्टवेयर कंपनी का देखें तो अब उनका लॉग इन ऑन हुआ, जैसे 9 to 5 जॉब है तो लॉग इन ऑन हुआ और 5 पे ऑफ हुआ, तो वो ऑटोमेटिक वर्क कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का कोई मतलब कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो दीज आर द 4 स्ट्रेटजी इन बिजनेस इन्वायरमेंट। Different type of business environment exist in business strategy। ओवरऑल बिजनेस और ई मार्केट और मार्केट, किसी भी टाइप का बिजनेस अगर आप डेवलप करने जा रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वे में हो या नॉन इलेक्ट्रॉनिक वे में हो। टू कैटेगरी इन्वॉल्व, नंबर 1 इज इंटरनल इन्वायरमेंट, नंबर 2 इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड विच आर प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ। मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जहां सिर्फ बिजनेस के लोग हो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के, ठीक है, कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कौन इसके डायरेक्टर हैं, कौन प्रोडक्ट सुपरवाइजर है, कौन प्रोडक्ट का सर्विस दे रहा है, स्किल्ड वर्कर कौन से हैं, वहां पे वर्कर कैसे वर्क कर रहे हैं, नॉन स्किल्ड हैं कि स्किल्ड है, फिर उनका कॉस्ट क्या आ रहा है, उनका एम्प्लॉय का सैलरी कैसे मेंटेन की जा रही है। तो दीज आर द इंटरनल इन्वायरमेंट। These factors are usually under the control of business. The study of internal factor is really important for the study of internal environment. So these are the factors. Number 1, objective of business. आपका एम क्या है बिजनेस का, ठीक है, तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट हुआ, इससे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कोई मतलब नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जो आपने बिजनेस लगाया हुआ है आपका एम क्या है, तो हर एक बिजनेस का यही एम होता है ज्यादातर कि रिड्यूस द रिस्क और गेन द प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी हाई। हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम लोगों के रीचेबल, ठीक है, वहां पहुंच में हो और पॉपुलर। तो ये ऑब्जेक्टिव, तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हर एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपके जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव आपका अलग हो। नंबर 2, पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। आपकी पॉलिसीज किस टाइप की हैं। सपोज एक हेल्थ केयर का आपका बिजनेस है और एक एजुकेशन का बिजनेस है, तो पॉलिसीज डिफर करेंगी, ठीक है, पॉलिसीज चेंज होंगी, वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी उसमें एग्जीक्यूशन होते रहेंगे। ओके। नंबर 3 इज प्रोडक्शन कैपेसिटी। आपके प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है। सपोज आज हमारे पास डिमांड हाई हो गई, तो क्या आप कैपेबल हैं इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो लो प्रोडक्शन पे तो ये होता है कि ठीक है कि आपने बना लिया, प्रोडक्ट रखा हुआ है और जब उसका ऑर्डर आएगा तब हो जाए। प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी हाई लेवल पे है कि आप उसको ई कॉमर्स पोर्टल पे ले जाएं, क्योंकि ई कॉमर्स पोर्टल में एक जगह से ही वांट नहीं आएगी, वो ई कॉमर्स पोर्टल एक्सेसिबल बाय द ग्लोबल होता है। तो अगर कोई यूजर कानपुर का भी है तो कोई हैदराबाद का भी है, कोई मुंबई का भी है, कहीं से भी उस पर एक्सेसिबल वो कर सकता है, ठीक है। तो उसको आपने कहाँ पे वेयर हाउस बनाया हुआ है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या आप वो डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्शन मेथड, ये मेथड आपका एज ए स्ट्रेटजी आएगी, कैसे आप इसको डेवलप करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपने जो आर्किटेक्चर अपनी कंपनी का बनाया हुआ है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आएगा। मीन्स अगर हमें आज पता करना है कि किसी की सैलरी इस वर्कर की क्या है, तो उसको आपने आईडी दी है तो हमको सैलरी तुरंत पता चल जाए, कितने दिन वो वर्कर आया है, कितने दिन उसने काम किया है कंपनी में, कितना इस मंथ का उसका पेमेंट है, ये पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड हो एज ए सॉफ्टवेयर बेस्ड। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कौन सा पार्टिसिपेशन, ये अब इंटरनल इन्वायरमेंट। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
ठीक है, ये भी इंटरनल इन्वायरमेंट है, जैसे जिसको आप मैनेजर, सुपरवाइजर, डायरेक्टर, एमडी बोलते हैं। ठीक, मैनेजरियल एटीट्यूड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब आज आपको कोई भी जरूरत है कंपनी में कि हमको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, इस पार्ट की जरूरत है, तो ये आप ये इंटरनल इन्वायरमेंट। एंड फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, एचआरएम डिपार्टमेंट। एचआरएम आपको हमेशा ये बताएगा कि आपको कितने, आप मतलब प्रोडक्शन पे जो होंगे वो बताएंगे ये वर्क नहीं हो पा रहा तो इसके लिए हमें ये स्किल्ड वर्कर की जरूरत है। तो वो फीचर्स ऑफ एचआरएम, तो एचआरएम उसको क्या करेगा, हायर करेगा। ओके, तो दिस इज द बेसिक फिगर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी यू कैन सी दैट द ऑर्गेनाइजेशन ये फिगर जो है सबके लिए सेम। अब ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल पोर्शन हो गया, ठीक है। अब दूसरा उसमें क्या है, एम्प्लॉय है, कस्टमर है, सप्लायर है, इंटरमीडिएट है, चैनल पार्टनर्स हो गए, बिजनेस पार्टनर्स हो गए, आपके कंपटीटर, न्यू एंट्रेंट्स आ गए, एंड शेयर होल्डर। दीज आर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अभी देखिए इनका ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर डायरेक्ट इन्वॉल्व थोड़ी नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल इन्वायरमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, और ये कस्टमर, सप्लायर, इंटरमीडिएट ये एज ए एक्सटर्नल पे चले जाएंगे। अब ओवरऑल इस पे देखिए इफेक्ट कैसे ये बिजनेस पे जाएगा। अभी एक वर्ड आएगा इसमें, पीपल। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी बेस्ड पे या क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन सही है, इकोनॉमिक है। नंबर थर्ड, पॉलिटिकल लीगल। पॉलिटिकल लीगल, क्या आपने लाइसेंस लिया हुआ है, जो वर्क कर रहे हैं आप, प्रोडक्शन कर रहे हैं, लीगल है। ठीक है। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सपोज आपने कोई बिजनेस लगाया, एक ऐसी जगह पे लगाया और आपका बिजनेस जो नॉइसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा था, तो वहां के जो लोग हैं, सिटीजन हैं, वो में भी आपकी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कंप्लेन क्या होगा, आपका बिजनेस को ड्रॉबैक पहुंचाएगा, गवर्नमेंट की परमिशन, गवर्नमेंट कहेगी इसको नहीं मूव करिए। तो वो आपको लोकेशन भी ऐसी देखनी है कि जहां पे डेमोग्राफिक आप कर सकते हैं। ठीक है। सोशियो कल्चरल, ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल भी हो। ठीक। ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ रहे हैं कि एक जगह पे अगर हमने लोकेशन लिया हुआ है कि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हम जो भी प्रोडक्ट की वांट आएगी बाय द कस्टमर आएगी वहां तक पहुंचा पा रहे हैं, तो दैट इज द ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। कल्चरल एक्टिविटीज का मतलब वो कल्चर अडॉप्ट हो, पहली बात तो एनवायरमेंट में हो, और वहां पे जहां पे भी आप स्टैब्लिश कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, वो कल्चर बेस्ड हो। मींस वो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, जैसे मैंने अभी बताया कि कभी नॉइसी इन्वायरमेंट आपने क्रिएट कर दिया, या कुछ ऐसा वर्क हो रहा है जो वहां के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, वो डेमोग्राफिक चेंजेस पे आ रहा, तो वो प्रॉब्लम करेगा। फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी, सपोज वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, आपने स्टार्ट तो कर दिया वो ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वहां पे आज रेन का प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब चीजें आएंगी। ठीक, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। लाइसेंसिंग होनी चाहिए। इकोनॉमिक का मतलब है कि जहां पे हम स्टैब्लिश कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, क्या यहाँ से इकोनॉमिक रहेगा, और टेक्नोलॉजिकल बेस्ड तो होते ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। External environment. External environment includes all those factors which influences business and exist outside the business. अभी इंटरनल में क्या देखा आपने, इनसाइड द बिजनेस मीन्स वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, मैनेजर थे, आपका प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, एचआरएम था। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंसेस बिजनेस एंड एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस। बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर दिस फैक्टर। अब आपका कस्टमर पे कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है, सप्लायर पे नहीं, अगर आज वो कस्टमर है आपका कल नहीं भी हो सकता। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता, वहां सप्लायर कैसे आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्टैब्लिश करता है। द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज फैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Some of these factors are those with which a particular company has very close relationship. आजकल ज्यादातर देखिए, आप सपोज एक वेंडर की सर्विस ले रहे हैं, आप किसी वेंडर की सर्विस ले रहे हैं, तो आपसे फीडबैक, ठीक है, बार बार वो पूछते हैं कि सर जो आपको सर्विस मिल रही है, आप आर यू सेटिस्फाइड, आप इतने पॉइंट कर दीजिए, रेट कर दीजिए। तो वो
आपसे कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक डेवलप होता है। रिलेशनशिप अगर डेवलप हो जाता है तो आपका कस्टमर मूव नहीं करता, ठीक है, अगर उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रॉपर वे में मिली, ठीक। तो हाउएवर देयर आर सम अदर फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द इंटायर बिजनेस कम्युनिटी। जब आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अच्छा होगा तभी तो आपको प्रोडक्टिविटी हाई करने को मिलेगी। अभी एक मैंने ये बताया था कि आपकी डिमांड आ रही है कस्टमर की तरफ से और आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका फीडबैक प्रोडक्टिविटी लो होती चली जाएगी। इसलिए हमें अगर कस्टमर का रिलेशनशिप मैनेज हो गया तो हमारे पास डिमांड आती रहेगी और हम उसकी सर्विस देते रहेंगे, तो ये इन्फ्लुएंस करेगा एक बिजनेस के लिए, ठीक है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट मीन्स द इन्वायरमेंट विच इंक्लूड दोज फैक्टर्स विद विच बिजनेस इज क्लोजली रिलेटेड। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में डायरेक्ट जो बिजनेस से रिलेटेड होता है। दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंटली। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स आर कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, पब्लिक, मार्केटिंग, इंटरमीडिएट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तीन चीजें चार चीजें मालूम है आपको, कस्टमर क्या है, सप्लायर क्या है, कंपटीटर मींस आपके बिजनेस के कंपटीटर्स कौन से, ठीक है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं दूसरी कंपनी भी वो बना रही है तो वो कंपटीटर्स आएंगे। मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स का मतलब है यहाँ से आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया और उसको अपने चैनल पार्टनर को दिया दूसरे स्टेट पे और वो आपके प्रोडक्ट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। पब्लिक, पब्लिक देखिए मैंने कहा था सिटीजन ऑफ दैट लोकेशन, उस लोकेशन के जो लोग हैं वो आपको बताएंगे कि ये इन्वायरमेंट आपके लिए ठीक है जहां पे आपने एस्टैब्लिश की है ऑर्गेनाइजेशन कि नहीं है, ठीक। तो मैंने एक एग्जांपल भी बताया, अगर नॉइसी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कहीं पे भी तो वहां के लोग कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, या जो भी वर्क आप कर रहे हैं उससे वहां के लोगों को प्रॉब्लम है तो वो कंप्लेन करते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एंड बिजनेस कैपेबिलिटी, बिजनेस कैपेबिलिटी, बिजनेस कैपेबिलिटी का मैंने ये बताया कि आप जब आईटी का यूज करने जा रहे हैं तो आईटी में कॉस्टिंग आपकी बढ़ेगी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे जब आप इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको लगाना पड़ेगा, स्किल्ड वर्कर की जरूरत होगी, तो ये क्या करेगा, पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर स्किल डेवलपमेंट एक करना पड़ेगा, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं स्किल्ड हों। आपका बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया तो कस्टमर से रिलेशनशिप, आपका डेली कम्युनिकेशन हो, ठीक है, अगर कोई भी वो कंप्लेन कर रहा है, बाय ईमेल कर रहा है, फैक्स कर रहा है, तो उसका रिस्पॉन्स मिलने। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स डिफाइंड नीड न्यू स्किल एंड अल्टरिंग द वे ऑफ बिजनेस इज डन। ई कॉमर्स का जब यूज करते हैं तो न्यू स्किल आपको डेवलप करनी है और जो पहले बिजनेस चल रहा था उसको बदलना। द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी श्योर दैट it can make a success of new sales channel and production capacity can respond in a timely manner with use of electronic channel। हम इस टाइप की सर्विसेज का यूज करके एक टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं जो हमारे सेल्स को इंप्रूव करेगा और प्रोडक्टिविटी को हाई करेगा। द फॉलोइंग्स आर बिजनेस कैपेबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स। नंबर 1, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, बेटर कस्टमर सर्विस, अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू बिजनेस। अब देखिए ये सब चीजें अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द बिजनेस कैपेबिलिटी, तो इजी क्वेश्चन है, आपको 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें लिखना पड़ेगा जैसे इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, हाउ कैन इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, टू डिफाइन वी यूज आईटी इन आवर बिजनेस एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। तो ई कॉमर्स के बेनिफिट जितने हैं वो सब इसमें डिफाइन करने पड़ेंगे। बेटर कस्टमर सर्विस, जब हम बोलते हैं कि एक ही पोर्टल पे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को व्यू करता है, डिस्क्रिप्शन देखता है, रिव्यू भी देता है, फीडबैक देता है, तो बेटर कस्टमर सर्विस मिलती है। अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू बिजनेस, अपॉर्चुनिटी बेसिक यही पॉइंट है कि अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी न्यू बिजनेस अगर मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, उनकी जो भी सर्विसेज हैं उनको हम सीन कर सकते, देख सकते हैं और अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। नंबर 4 इज कॉस्ट सेविंग, जब एक बार आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो आपकी कॉस्ट सेविंग होगी, आपको बीच की जो सप्लाई चेन थी उसमें थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कस्टमर से जुड़ सकते हैं। एंड ट्रांसपेरेंसी,
Transparency is important issue because when we create online environment, then maximum transparent environment is created. जब ऑनलाइन इन्वायरमेंट होता है तो ट्रांसपेरेंसी होती ही है। जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि ई कॉमर्स पोर्टल पे आप ध्यान रखें कि यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, ठीक है। अगर जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो मेरे डेटाबेस से आ रही है, वही कस्टमर को व्यू की जा रही है, ठीक। तो वो ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट होता है एज ए ऑनलाइन मीडियम। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। The input of strategy formulation process are the result of e-commerce technology evaluation. तो जो आपने आईटी का यूज अपनी कंपनी में किया, ऑर्गेनाइजेशन पे किया, अब उसका इवैल्यूएशन करना। तो हम फॉर्मुलेट करेंगे जो मेरे पास पुरानी टेक्नोलॉजी थी, ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद जब हमने ई कॉमर्स का यूज किया तो क्या चेंजेस आए। वन कैन आल्सो आइडेंटिफाई द वे how information technology can be used to implement such strategy. The strategy formulation stage can be an unstructured process with internet group. There is no set pattern to the process as it dependent on personality involved. The strategy one adopt then need to be translated into a plan for e-commerce implementation. अब हम वो स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेट करेंगे जो एक इंटरनेट ग्रुप पे वर्क कर रही, ठीक है, जो ऑनलाइन मीडियम को सपोर्ट कर रही। तो दिस इज द फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन। ये फिगर आप देखिए स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन का है। यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट है, बिजनेस की स्ट्रेटजी है, टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन, ठीक है, कि जो आपने टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व की है उसको भी इवैल्यूएट करना। अब देखिए आप लोग सभी सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, जैसे अब आपने डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस पढ़ी, जावा पढ़ी, एएसपी पढ़ी, पीएचपी पढ़ी, तो कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं आप और क्या ये बेनिफिशियल है, ठीक है। अब इस वाले प्लेटफॉर्म को यूज करके क्या हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी बेसिक इशू मैं बता रहा हूं, एज ए एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक। बिजनेस कैपेबिलिटी, बिजनेस स्ट्रेटजी, तो बिजनेस स्ट्रेटजी आपकी इन्वॉल्व होगी, वो पहले भी आप डिस्कशन कर चुके हो, क्वार्टर 5 फोर्सेस को डिस्कशन कर चुके हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज और सपोर्ट एक्टिविटीज। ई कॉमर्स प्लान, ई कॉमर्स प्लान इंप्लीमेंटेशन इन बिजनेस टेक्निकल, ठीक है। अगर कहीं पे भी ड्रॉबैक आते हैं, ठीक है, अगर कहीं पे भी ड्रॉबैक आते हैं, सपोज इसमें ड्रॉबैक आ गए, इवेलुएट हुआ, तो फिर हम इंप्रूव के लिए जाएंगे, यहाँ पे प्लानिंग करेंगे कि क्या इंप्रूव कर सकते हैं, फिर स्ट्रेटजी रिवाइज करेंगे एंड टेक्नोलॉजी अपडेट करेंगे। तो दिस फिगर डिफाइन द ई कॉमर्स स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। ओके, दिस इज योर फर्स्ट यूनिट of e-commerce BCA 603N. So thank you to all for joining.